हेलो बच्चों, जय मां भारती। आज की वीडियो में अपनी कक्षा 10 जो राजस्थान बोर्ड है उसका चैप्टर हमारा 3 चल रहा है, दो अक्षरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो उसमें अपन ने जो 3.2 एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 3.2 है, उसके एग्जाम्पल उसके पहले के एग्जाम्पल 4, 5, 6 वो कर लिए हैं। तो आज एक प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 3.2 का पहला प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें जो पार्ट दिए हुए हैं, पहले प्रश्न में 2 पार्ट हैं, उनमें से हमें रैखिक समीकरण बनाने पहले और फिर उसको ग्राफिक विधि से हल करना है। तो देखिए, पहला पार्ट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। जो क्विज होती है ना, क्विज पहली जो हम सॉल्व करते हैं, पहली प्रतियोगिता, उसमें भाग लिया कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने। अब विद्यार्थी में छात्रा भी आती है, लड़कियां भी आती है और लड़के भी आते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें एक शर्त दे दी कि लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। जैसे मान लड़कों की संख्या यदि 4 है तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो इस हिसाब से दिया गया है। तो पहले अब मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है ना। देखिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, कक्षा 10 उसमें 10 विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि टोटल उसमें जो स्टूडेंट है वो 10 है। तो हम मान लेंगे, माना लड़कियों की संख्या देखो, हमने मान लिया, माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। तो जब x और y यानी कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को जब जोड़ेंगे तब कितना आएगा? 10, क्योंकि विद्यार्थी टोटल कितने? 10। प्रश्न दिया गया कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी है। तो एक समीकरण तो यहाँ से मिल गई, x प्लस y, यानी कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या को जोड़ देंगे, हमारे पास कितना आएगा? 10। समीकरण 1। दूसरी समीकरण ये है कि लड़कियों की संख्या यानी कि x वो लड़कों की संख्या y से 4 अधिक है ना। तो y लड़कों की संख्या है वो कैसे आएगी कि लड़कियों की संख्या में यदि 4 घटा दें तो लड़कों की संख्या आ जाएगी, है ना। जैसे मान लो लड़कियों की संख्या 8 है, प्रश्न में क्या बोला कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है ना। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यदि हमें लड़कों की संख्या निकालनी है तो लड़कियों की संख्या में से 4 माइनस कर देंगे, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x बराबर लड़कों की संख्या कितनी है? y, उसमें यदि 4 जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? लड़कियों की संख्या। क्यों? तो लड़कों की संख्या, जो लड़कियों की संख्या है x, वो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो 4 जोड़ दिया लड़कों की संख्या में तो लड़कियों की संख्या आ गई। ये समीकरण नंबर 2। तो ये समीकरण बना दिया हमने, बीजगणित रूप हो गया। अब यदि इसको ग्राफ विधि से हल करना है, हल भी करना है, यानी कि हमें x और y का मान भी बताने की लड़के कितने थे और लड़कियां कितनी थी, तो वो ग्राफ विधि से हम हल करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं ग्राफ विधि से हल। समीकरण लेते हैं अपन और फिर उन समीकरणों को सारणी से बिंदु प्राप्त करते हैं और बिंदुओं को ग्राफ पे दर्शा देते हैं। तो हमारे पास
हल प्राप्त हो जाता है। यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा, और संपाती होती है तो अनेक हल, और समांतर रेखा यदि प्राप्त होती है ग्राफ पर तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए इसमें किससे आएगा हमारे पास, तो समीकरण एक, इसको x बराबर रखो या y बराबर एक की बात है, तो x बराबर समीकरण 1 से x बराबर 10, ये इधर पहले से ही है, y प्लस में इधर आके किस में जाएगा, माइनस में, तो 10 माइनस वाई। इससे समीकरण 1 से सारणी निम्न है, सारणी निम्न है। देखिए सारणी बनाएंगे, सारणी में अपने को 3 बिंदु कम से कम लेने, 2 भी ले सकते हैं यदि हमारे पास 3 नहीं आई ना, तो हमारा काम 2 से भी हो जाएगा। ये ले लिया, तो अब हमें क्या करना है, y का मान रखते जाना और x का मान आता रहेगा। तो देखो y का मान 5 रखेंगे, 10 में से 5 गए 5, x का मान 5 आएगा, y का मान 5 रखा, x का 10 में से 5 घटाया तो x का मान कितना आएगा, 5। y का मान 4 रखो, 10 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 6, तो x का मान कितना आ गया, x बराबर 6। y का मान 7 रखो, तो 10 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3, तो x का मान कितना आ गया, 3। ये आ गई सारणी। तो इसके लिए बिंदु देखो a 5 5, ये निर्देशांक बोलते हैं इनको, a बिंदु के निर्देशांक 5 5 5, पहला जो आता है वो x का मान, दूसरा y का मान, b 6 4, c 3 7। यह आगे समीकरण 1 के लिए। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये पहले से यहां पे रखी हुई है सारणी x बराबर y प्लस 4, सारणी निम्न है, निम्न है। ये जो हमने समीकरण बनाई है, ये रही समीकरण 2। तो इसके अंदर y का मान रखते जाओ, x का मान आता रहेगा। तो देखो सारणी x y 1 2 3 मान लेने अपन को। देखिए y का मान हमने इसके अंदर 2 रखा, तो 2 और 4 कितने रहेंगे, 6 है ना। 2 y का मान रखा तो 2 प्लस 4 कितने रहेंगे, 6, तो x का मान कितना रहेगा, 6। y का मान 2 रखा, x का मान 6। y का मान 1 रखो, तो 1 और 4 कितने रहेंगे, 5, तो y का मान 1 रखा तो x का मान कितना है, 5। y का मान 2 रख दिया, 3 रखो, तो y का मान 3 रखेंगे तो 3 प्लस 4 कितने रहेंगे, 7, यानी कि x का मान कितना रहेगा, x बराबर 7। ये आगे अब बिंदु D A B C तक आ गए, तो D 6 2, पहले x का मान बाद में y का मान, फिर E 5 1, F 7 3, ये लिख दिया। अब नीचे लाइन लिख देंगे बिंदुओं A B C D F को ग्राफ पे दर्शाने पर। देखो बिंदुओं A 5 5, B 6 4, C 3 7, D कितना 6 2, E 5 1, F तथा F 7 3, को ग्राफ पर दर्शाने पर, को ग्राफ पर दर्शाने पर यह पर लिख देंगे लाइन। बिंदु A 5 5, B 6 4, C 3 7, D 6 2, E 5 1 तथा F 7 3 को ग्राफ पर दर्शाने पर। तो इनको ग्राफ पे दर्शाएंगे
तो जिस प्रकार हमारे पास ग्राफ प्राप्त होगा उससे हम हल प्राप्त कर लेंगे। तो आज ग्राफ बोर्ड पे नहीं करेंगे, आज पर्टिकुलर हम ग्राफ लेंगे, तो उसके ऊपर मैं आपको ये दर्शाने में बता दूंगा। क्योंकि जब हम ग्राफ पे दर्शाते हैं तो साथ में हमको पैमाना भी लेना पड़ता है, तो पैमाना कैसे लेते हैं, ग्राफ पे दर्शाते कैसे हैं, वो आज हम सीख लेंगे। तो चलिए ग्राफ पर चलते हैं। तो देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन का जो अपना ग्राफ है ये रहा। तो पहले क्वेश्चन के अपने जो पॉइंट है उसके हिसाब से अपन दर्शा लेते हैं। हमारा हाईएस्ट एक्स का जो पॉइंट था वो था 7, और जो प्लस में जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमारे सारे पॉइंट प्लस में ही है, तो माइनस के दर्शाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इधर माइनस वाली लाइन नहीं खींची है। तो पॉइंट को देखकर एक्स का माइनस, यदि एक्स का जो मान है वो यदि प्लस में ही हो तो प्लस, ये जो ग्राफ है बीच में नहीं खींच के साइड में खींचना होता है ना। और यदि एक्स का मान माइनस और प्लस दोनों में हो तो जो लाइन है वो बीच में से खींच लो, जिस हिसाब से हमारे पास पॉइंट होंगे उस हिसाब से। तो आपने देखा पहले पॉइंट में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन उसमें पॉइंट है वो सारे के सारे प्लस में ही है, वाई के मान भी प्लस में ही है और एक्स के मान भी प्लस में ही है। तो इसलिए वाई का मान ये जो नीचे ये भी मैंने माइनस में नहीं छोड़ा है जगह, और एक्स के मान में भी नीचे माइनस में इधर साइड में नहीं छोड़ा है। इधर वाई का मान, एक्स का मान प्लस में एक्स एक्स, और ऊपर वाई एक्स का मान प्लस में, नीचे वाई एक्स का मान माइनस में होता है और इधर वाई एक्स का मान, सॉरी एक्स एक्स का मान माइनस में होता है। और ये जो हमारा होता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु की निर्देशांक आप याद रखना हमेशा 0 0 ही होते हैं, है ना। तो 0 0, तो हमारे एक्स एक्स का हाईएस्ट पॉइंट 7 है, तो मैं दर्शा लेता हूँ। देखिए इसमें जो जिसमें जो ए पॉइंट है वो है 5 5, यानी कि एक्स का मान 5 ये रहा और वाई का मान भी 5। तो ये वाई का मान 5 और ये एक्स का मान 5, ये तो ये दोनों आके मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें जो रेखा है वो बिल्कुल सीधी मिलती है, तो हमें मिलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो ये रहा हमारा पॉइंट रहेगा 5 5, और ये पॉइंट है ए पॉइंट 5 5, यह आ गया हमारा ए पॉइंट 5 5। अब अगला हमारा पॉइंट है बी 6 4, यानी कि एक्स का मान है 6 और वाई का मान है 4। तो ये यहाँ पे आएगा हमारा अगला पॉइंट। तो 6 और वाई का मान है ये रहा 4, तो ये हमारा आ गया बी पॉइंट 6 4। अगला सी पॉइंट है 3, एक्स का मान 3 और वाई का मान 7 है। तो एक्स का मान 3 और वाई का मान ये रहा 7, तो ये आ गया सी पॉइंट 3 और 7। अभी जो हमारे पास तीनों पॉइंट आए हैं इनके गोल चक्कर लगा देंगे निशान, ताकि ये पॉइंट हाईलाइट हो सके, है ना। और अब इनको जो पॉइंट है इनको स्केल से मिला देंगे, सीधी रेखा आएगी अब हमारे पास। ये देखिए इन तीनों पॉइंट को जब हम मिलाएंगे स्केल की सहायता से तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी, और हमारी जो रेखा है वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन आएगी। ये देखिए, और ये जो हमारी रेखा ये समीकरण 1, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा समीकरण नंबर 1 है उसकी है, और जो हमारी समीकरण थी वो क्या थी, x बराबर वाई प्लस 4, इसके लिए आया है हमारे पास ये रेखा, समीकरण 1 थी। अब देखिए दूसरी समीकरण में डी पॉइंट, x का मान डी में है 6 और y का मान है 2। तो d का मान 6 और y, सॉरी x का मान 6 और y का मान 2, तो ये रहा 6 और ये रहा 2, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 6 और 2, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा डी पॉइंट है 6 और 2। अब अगला हमारा पॉइंट है ई 5 1, एक्स का मान 5 और वाई का मान 1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा एक्स का मान 5 और वाई का मान 1, ये हमारा पॉइंट है ई 5 1। पॉइंट को हाईलाइट कर देंगे, बाहर एक गोला लगाइए, ये लो। अब हमारा अगला पॉइंट है एफ 7 3, कि एक्स एक्स पे मान है 7 और वाई एक्स पे मान है 3, तो ये लगभग रहेगा यहाँ पे, ये 7 और 3, 7, एफ पॉइंट है हमारा 7 और 3। अब इन दोनों को, ये जो तीनों बिंदु हमारे पास आए इनको हाईलाइट करके और फिर स्केल की सहायता से इनको तीनों को मिला देंगे। तो देखिए हमारे पास इस प्रकार से रेखा प्राप्त हो जाएगी, और ये समीकरण 2 के लिए है। समीकरण 2 हमारा क्या था, x प्लस
y बराबर 10, ये समीकरण 2 था, इसके लिए ये रेखा आई है। तो देखिए दोनों हमें जो रेखा है वो प्रतिच्छेद रेखा प्राप्त हुई है, और प्रतिच्छेद रेखा से हमें केवल और केवल एक हल प्राप्त होता है ना। तो ये देखिए हमारे पास एक हल, जहाँ पे रेखा प्रतिच्छेद करिए वो बिंदु इसका हल हो जाएगा। तो किस बिंदु पे, एफ बिंदु पे ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, तो उसके निर्देशांक कितने 7 और 3, यानी कि एक्स का मान है 7 और वाई का मान कितना है 3। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, एक्स के मान की तो आई 7 और वाई के मान क्या आई 3। और हमने माना क्या था कि एक्स तो लड़कियां हैं और वाई लड़कों की संख्या है। तो एक्स हमने लड़कियों की संख्या मानी, तो लड़कियां कितनी है कक्षा 10 में 7 और लड़के कितने हैं 3। तो ये हमारे आ जाएंगे उत्तर। तो आता है, हम कह देंगे आता है कक्षा 10 में विद्यार्थियों की 10 विद्यार्थियों में से 7 लड़कियां और 3 लड़के हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ग्राफ है वो हो जाता है कंप्लीट। तो साथ में आपको पैमाना लिखना भी बता देता हूँ, पैमाना कैसे लिखते हैं ये लिखना जरूरी होता है, क्योंकि यदि आप पैमाना लिखते हो तो उस पैमाने का भी आपको 1 नंबर मिलता है। तो यहाँ पे आप नाम लिखोगे साइड में पैमाना, और फिर आप लिखोगे एक्स एक्स। एक्स एक्स क्यों लिखा, क्योंकि ये जो इधर वाली जो है प्लस में जो एक्स एक्स के मान जाते हैं, ये वाली इस लाइन की बात कर रहे हैं कि एक्स एक्स, इस वाली लाइन की एक्स एक्स, ये लाइन एक्स एक्स। तो इसके ऊपर हमने जो दर्शाया है, ये जो रेखा दर्शाई है, इसके ऊपर जो बिंदु लिए हैं वो किस हिसाब से लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स एक्स, एक बड़ा खाना बराबर एक बड़ा खाना। देखिए बड़ा खाना क्यों लिखा, एक बड़ा खाना बराबर बड़ा खाना है। देखिए ये जो ग्राफ है इसके अंदर एक बड़ा खाना है वर्ग के आकार का, यानी कि स्क्वायर, उसके अंदर 10 छोटे छोटे खाने हैं। तो हमने एक बड़ा खाना, देखिए एक बड़ा खाना है, इसके अंदर 20 की दूरी कितनी है 1 2 3, यानी कि एक इकाई का अंतराल है इसमें। वो आप 1 सेंटीमीटर मान सकते हो, 1 इंच मान लो, कितना ही मान सकते हो, ये 1 इकाई का फासला है। तो 1 2 3 4, यदि मान लो मैं यहाँ पे लिखता 2 4 6, तो एक बड़ा खाने बराबर कितना आ जाता 2 इकाई का। तो एक बड़ा खाना बराबर मैं लिख दूंगा 1 इकाई। यदि मैंने यहाँ पे लिखा होता 500 1000 1500 500 का फर्क होता, तो मैं लिखता एक बड़ा खाना बराबर 500 इकाई। यदि मैं यहाँ पे लिखता 200 400 600 800 1000, तो यहाँ पे लिखता एक बड़ा खाना बराबर 200 इकाई, है ना। लेकिन मैं 1 2 3 4 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ये हमारा है एक्स एक्स की। तो अब इधर वाई एक्स पे बताना बाकी है, क्योंकि जरूरी नहीं हम दोनों एक्स पे समान रहे। इसके ऊपर यदि 1 2 3 ले रहे हैं तो जरूरी नहीं, इस पे यदि ज्यादा लंबे पॉइंट है तो 2 4 6 गैप देके भी हम लिख सकते हैं। तो ये मान लो यहाँ पर तो 1 2 3 ही है, लेकिन यदि यहाँ पे 2 4 लिखते तो इसका अलग लिखते हम वाई एक्स, यानी कि ये वाली। तो इसके ऊपर हमने क्या लिया है, एक बड़ा खाना बराबर हमने क्या लिया है 1 इकाई लिए। यदि 2 लेते तो 2 4 6 8 10 इस प्रकार लेते तो हम लिखते एक बड़ा खाना बराबर 2 इकाई। और ये एक्स एक्स और वाई एक्स पे यदि हमने माइनस वाले में अलग ले रखे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं वाई डैश एक्स पर उस हिसाब से, और एक्स डैश एक्स पर। तो लेकिन हम जनरली ये 2 ही लिखते हैं, एक्स एक्स और वाई एक्स। हम चारों भी लिख सकते हैं। तो जब भी आप ये लिखो तो एक्स एक्स और वाई एक्स, और जब आप माइनस में मान लो तो सेम ही ले लेना, तो आपका जो आंसर है वो गलत नहीं होगा। पैमाना आपको लिखना जरूरी है, तो ये हमने पैमाना भी लिख दिया और ग्राफ पे दर्शा भी दिया। और यहाँ पे रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, और प्रतिच्छेद रेखाएं जब करती है तो केवल और केवल एक हल प्राप्त होता है, अद्वितीय हल। और जो हमें मिला एफ बिंदु पे 7 और 3, 7 एक्स का मान है, जो हमने लड़कियों की संख्या मानी थी तो लड़कियों की संख्या 7 हो गई, और लड़कों की संख्या हमने वाई मानी थी तो वो कितनी हो गई 3। तो हम लिख देंगे आता है लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3 है। चलो अगला अपन ग्राफ करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो बच्चों आपको ग्राफ से समझ में आया होगा कि कैसे पैमाना लेते हैं और कैसे हमें जो समीकरणों से बिंदु प्राप्त होते हैं उनको ग्राफ पे हम दर्शाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। पहले जो क्वेश्चन है उसका पार्ट 2। पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमें 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, तो हम क्या करेंगे, पेंसिल का मूल्य एक पेंसिल का मूल्य x मान लेंगे और एक कलम का मूल्य y मान लेंगे। तो उस हिसाब से समीकरण बनाएंगे और इसको हल कर देंगे। तो देखिए
पार्ट 2 है पहले क्वेश्चन का, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य। तो पहले हम मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मान लेंगे तो उसका मूल्य x रुपए है तथा एक कलम का मूल्य y रुपए है। अब देखिए प्रश्न के अनुसार हम करते हैं, जो हमें शर्तें दी हुई है। तब प्रश्न अनुसार 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। देखिए यदि एक कलम का मूल्य x रुपए है, जैसे कि मान लो एक कलम का रुपए 5, एक कलम का मूल्य 5 है, एक कलम का या एक पेंसिल का, तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा? जब एक पेंसिल का 5 है तो 7 पेंसिल का 7 इंटू 5 करते हैं ना अपन। तो यहाँ पे अपने मूल्य कितना मान रखा है? x मान रखा है। अभी मूल्य हमें पता ही नहीं कितना रुपए की है, तो हम x मान रखे। तो यदि एक पेंसिल का x है तो 7 पेंसिल का 7 इंटू एक्स 7x। तो प्रश्न अनुसार 7 पेंसिल, सॉरी 7 में 5 है पेंसिल ना, 5 पेंसिल दे रखी है, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5। तो यदि हमारे पास x है तो 5x, तो 5 पेंसिल का 5x, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है, तो प्लस 7y। एक कलम का मूल्य यदि y है तो 7 कलम का 7 इंटू वाई 7y। और जब 5 पेंसिल और 7 कलम, इन दोनों के जितने रुपए लगे वो कितने लगे हैं? 50 लगे, ये बता दिया। तो हमारे पास आगे समीकरण 1, समीकरण 2 देखो। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 7 पेंसिल यानी कि 7x तथा ये दूसरी शर्त हमारे पास 7x यानी कि 7 पेंसिल और 5 कलम 5y, इनका मूल्य कितना है? 46 रुपए। ये समीकरण 2। हमने समस्याओं को बीजगणितीय रूप में दर्शा दिया। अब इन जो समीकरण आई है हमारे पास, इनको ग्राफ के रूप में दर्शाना। तो ग्राफ के रूप में दर्शाने के लिए सारणी से बिंदु निकालेंगे और बिंदुओं को ग्राफ पे दर्शा देंगे। साथ में हमें x और y का मान भी निकालना है, तो वो हम ग्राफ से ही देख लेंगे। तो देखिए समीकरण 1, अब देखिए यहाँ पे दोनों गुणाकों में ना, तो एक को माइनस में ले जाओ, बाकी भाग आएगा इसमें। चाहे y को उधर लेके जाएंगे, x को एक तरफ रखेंगे तो 5 भाग में चला जाएगा। 5x को इधर लेके आएंगे, y को एक तरफ रखेंगे तो 7 भाग में चला जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? x को एक तरफ रख रहा हूँ। तो x बराबर समीकरण 1 से x एक तरफ रखा, ये देखिए 7y प्लस क्या है तो इधर आ गया, किस में रहेगा? माइनस में। तो 50 पहले से ही है, माइनस 7y इधर आ गया। अब 5 इधर गुना में, तो इधर जाके किस में रहेगा? भाग में, बटा 5। ये समीकरण 1 ही है, इसको थोड़ा चेंज किया तो समीकरण 1 से सारणी निम्न है। सारणी निम्न है। देखिए सारणी बनाएंगे, हमें 3 बिंदु लेने हैं तो 3 नहीं मिल रहे हैं, समय ज्यादा लग रहा है, 2 से भी हमारा काम हो जाएगा। x y 1 2 3। देखिए पहले यहाँ पे y का मान रखते जाएंगे, इसको हल करेंगे और x का मान आ जाएगा। एक मान तो सिंपल सही है, y का मान 0 रखो, y का मान 0, तो 7 को 0 से गुणा किया 0, 50 में से 0 घटेगा 50, 50 में 5 का y कितनी बार जाएगा? 10 बार। 0 रखा, 10 आ गए। अब देखिए 7 का y का मान कुछ ऐसा रखना है जिससे 7 से गुना हो जाए और 50 से घटने के बाद 5 का भाग भी पूरा पूरा चला जाए। तो यदि 1 रखेंगे तो 7 आएगा, 7 को 1 से गुना करेंगे 7, 50 में से 7 जाएंगे 43 बचेंगे 43, तो उसमें से 5 का भाग नहीं जाता है। 2 रखेंगे 14 आएंगे, ये नहीं होगा। तो अब 7 का भाग है ना, 7 के पहाड़े में हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसमें 5 का भाग भी जाता हो। तो एक तो 35 आता है 7 के पहाड़े में, जिसमें 5 का भाग भी जाता हो। तो 35 इसमें घटाएंगे ना तो पूरी संख्या बचेगी जिसमें 5 का भाग भी चला जाएगा। तो 35 से कितना, देखिए y का मान यदि हम 5 रख देते हैं तो 7 को 5 से गुणा करेंगे, 7 इंटू 5 35। अब 50 में से 35 घटाएंगे, कितना बचेगा? 50 में से 35 घटाएंगे 15, 15 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। देखिए हल करके देख लो, 5 माइनस 7 इंटू 5, 7 को 5 से गुणा किया 35 बटे 5 है, तो 50 माइनस 35 बटा 5, 50 में से 35 के 15 बटा 5, कितना बचा?
5, 15 में 3 का भाग, सॉरी 15 में 5 का भाग 3 बार, तो 5 रखा 3 आ गया। ऐसे ही कुछ और देखो, y का मान आप रख दो 10, y का मान रख दो 10, तो 7 को 10 से गुणा करेंगे 70, और 50 में से 70 जाएंगे, कितना बचेगा 20, लेकिन किसका बचेगा, देखिए 50 प्लस का है, और ये जो 70 आएगा ना, यहाँ देखो इस बार हम y का मान कितना रख रहे हैं 10, तो हमारे पास कितना आएगा 70 माइनस का। तो आप देखिए 50 में से 70 जाएंगे, बचेंगे तो 20, ये तो पता ही है, लेकिन ज्यादा किसके पास है, माइनस वाले के पास है, तो 50 में से 70 जाएंगे 20 बचेगा, लेकिन किसका बचेगा माइनस का। और 20 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार, ये 4 किसका आएगा माइनस का, है ना, तो -4, तो 10 रखा तो कितना आया -4, बिंदु लिख दो ए, कितना आया है 10, 0, x का मान 10, y का मान 0, बी y का मान 5 रखा, x का मान कितना है, x का मान 3, y का मान 5, सी x का मान -4, y का मान 10, ये आ गया समीकरण 2। समीकरण 2 से देखिए, इस बार y को एक तरफ रख लेते हैं, तो y को एक साइड में रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये 7x है, इधर जाके किसमें रहेगा माइनस में, तो 46 माइनस 7x, 5 गुणा में, तो इधर आके किसमें रहेगा भाग में, बट्टे 5। इससे सारणी निम्न है, किससे, इस समीकरण से सारणी निम्न है, निम्न का मतलब नीचे दी हुई है। एक्स वाई, यदि मान लो ऐसे बट्टे में आ रहा है और हमसे 2 से ज्यादा पॉइंट नहीं, एक पॉइंट से तो होगा ही नहीं, 2 पॉइंट आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम रेखा दर्शा सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं गवाना है अपन को। अब देखिए हमारे पास ये है क्या, y बराबर 46 माइनस 7x बटा 5। देखिए x का मान 0 रखेंगे तो 7 को 0 से गुणा करेंगे, 0 कितना बचेगा 46, 46 में 5 का भाग नहीं रहता है। x का मान 1 रखेंगे तो 7 को 1 से गुणा करेंगे, 7 यानी किसका आएगा माइनस का, तो 46 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे 39, उसमें भी 7 का भाग नहीं रहता। -1 रखेंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा, तो 46 और 7 कितने आ जाएंगे 53, 53 में भी 7 का भाग नहीं रहता। x का मान रखते हैं 2, तो 7 इंटू 2, तो 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, 46 में से 14 घटाओ कितना आएंगे, 46 में से 14 घटाएंगे तो 46 में से 14 घटाना है तो 32 आएंगे, 32 में भी 7 का भाग नहीं रहता, लेकिन 5 का भाग नहीं रहता। -2 रख देंगे तो देखिए 7 दूनी 14, माइनस और माइनस प्लस, इस बार क्या हो गया 14 प्लस का आ गया, तो हमारे पास पूरी पूरी संख्या रहेगी, कितनी रहेगी 60, और 60 में 5 का भाग कितनी बार जाता है 12 बार, तो कितना रखा, x का मान रखा -2, y का मान कितना आया 12। अब आगे रखो 3 रख के देखो, 7 को 3 से गुणा करेंगे 21, 46 में से 21 घटाएंगे तो 46 में से 21 घटाएंगे तो हाँ देखिए 3 रखेंगे कितना आएगा 21, 46 में से 3 घटाया 21 आया, और 21 घटाएंगे 46 में से तो हमारे पास आएगा 4 में से 2 गए तो 2, 25, और 25 में 5 का भाग चला गया है 5 बार, तो कितना रखा 3 रखा, x का मान कितना रखा 3, तो हमारे पास कितना आया 5 आया। अब देखिए 3 रख दिया, अब 4 रख के देखो, -3 और रख के देख लो, -3 रखेंगे प्लस का 21 आ जाएगा, तो 46 और 47 स्वतंत्र आएगा, 77 में 5 का भाग नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पे चाहिए 3 रख दिया 4, 7 28,
28 जाएंगे तो 2 28, 16 में से 8 गए 8, और 3 में से 18 बचेंगे, 5 का भाग नहीं जाता, 5 रखेंगे 35, 35 घटाएंगे 11 बचेगा, नहीं जाएगा 5 का भाग 11 में। फिर रखेंगे 6, 7 6 42, 42, 4 बचेगा, नहीं जाएगा। फिर क्या 7, 7 को 7 से करेंगे गुण 50, 49, तो -3 बचेगा, नहीं जाएगा। क्या अब 8, 7 8 56, 46 में 10 घटाएंगे 46, हाँ आ जाएगा। 8 रखो, x का मान 8, तो कितना आएगा, 7 को 8 से गुना करेंगे तो आएगा 56, और 56 में से 46 जाएंगे -10, -10, तो 5 में 10 का भाग कितनी बार चला, 10 में 5 का भाग चला रहेगा -2 बार, 10 में 5 का भाग 2 बार, और ये माइनस का चिन्ह -2, तो कितना रखा, x का मान रखा 8, y का मान कितना है -2। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ये मान यदि -8 कर देंगे ना, -8, तो माइनस और माइनस किस में रहेगा, प्लस में, फिर नहीं होगा, प्लस में ही करना है। चलिए सही है, ये हमारे पास आ गए 3 मान, D -2 12, E 3 5, F 8 -2। अब आइए लिख दो बिंदुओं A B C D E F को ग्राफ पर दर्शाने पर, या आलेख पर दर्शाने पर, ग्राफ पे दर्शाने पर एक ही बात है। ग्राफ कोई आलेख बोलते हैं, इनको आलेख की विधि भी बोलते हैं ना, ग्राफ और आलेख एक ही बात है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, तो इनको अपने ग्राफ पे दर्शाइए, देखते हैं बाद में x और y का मान भी बता सकते हैं। देखो बच्चों, वहां पे मैंने जो ग्राफ लिया था उसके जो लाइन है वो इस साइड में ली हुई थी, लेकिन हमने दूसरे जो उसमें हमारे पॉइंट देखे तो उसमें x की वैल्यू माइनस में भी थी और y की वैल्यू भी माइनस में थी, तो यानी कि हमें नीचे भी पॉइंट चाहिए और इधर माइनस में भी चाहिए, और प्लस में तो थे ही थे। तो हमने साथ, तो ये जो लाइन है वो बीच में से खींची, तो हमें हमारे बिंदुओं को देखकर ये लाइनें खींचनी होती है। यदि हमारे बिंदु सारे x के भी प्लस में, x के मान भी प्लस में और y के मान भी प्लस में, तो हम साइड में ले सकते हैं दोनों रेखाएं। और यदि दोनों के माइनस में भी है, x के मान प्लस में भी है, ऐसे y के मान माइनस में भी और प्लस में भी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो लेखा जो ग्राफ है उसको बीच में से खींच देंगे दोनों लाइन, और ये हो जाएगा मूल बिंदु O, जिसके निर्देशांक कितने होते हैं 0 0। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा x का जो बिंदु हम देखते हैं, तो हाईएस्ट बिंदु हमारा कितना है 10 है, हाईएस्ट बिंदु कितना है 10, और x का माइनस में हाईएस्ट मान कितना है 4 है, और y का हाईएस्ट में माइनस में मान 12 है, और प्लस में मान कितना है हाईएस्ट 10 है ना। तो हमें पैमाना भी उस हिसाब से लेना है, 1/खाने बराबर, यदि 1 2 3 ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे 10 आएंगे ही नहीं, इसलिए हमें पैमाना थोड़ा अलग लेना पड़ेगा। तो आप देखिए हम पॉइंटों को दर्शाते हैं। हमारा ए पॉइंट है 10, x का मान है 10 और y का मान है 3, तो ये रहा 10, और y एक्स पे 3 है, तो देखिए 3 2 और 4 के बीच में होगा, तो हमें बीच वाली लाइन लेके आनी है, और 10 के सीध में, तो ये हमारा 10 और ये 3, तो x का मान 10, ए पॉइंट हमारा आ गया 10 और 3। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट है बी 3 5, x का मान है 3, तो ये देखिए 2 और 4 के बीच में हमारे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और वाई एक्स पे कितना है 5, तो 5 कहाँ पे आएगा 4 और 5 के बीच में, तो ये जो हमारा पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना आएगा बी पॉइंट 3 और 5। फिर हमारा अगला है सी पॉइंट -4 10, यानी कि x का मान है -4 ये रहा, और y का मान है 10,
तो ये जाएगा ऊपर 10 हमारा कहाँ पे, ये रहा 10 और ये रहा -4। ये देखो ये तो -4 है, नहीं कि +4 होता तो यहाँ से लेते। -4 x का मान तो ये -4 और y का मान कितना है 10 है, तो -4 ये रहा और y x का मान प्लस में 10, तो ये ऊपर आ गई। यदि माइनस में होता तो नीचे जाती, तो प्लस में है तो ये रहा प्लस। और यहाँ पे हमारा जो मान है वो कितना है, C पॉइंट है -4 और 10। ये हमारे आ गई बिंदु। इनको हम क्या करते हैं, तीनों को मिला देते हैं। देखो बच्चों ये पॉइंट में हमने गड़बड़ कर दी, ये 10 3 नहीं है, 10 0 है ये पॉइंट, तो मैंने देखा नहीं पहले। तो ये है 10, x का मान तो 10 है लेकिन y का मान कितना है 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ न जाके यहाँ आ जाएगा। ये 10 x का मान हो गया और y का मान कितना है 0, तो ये पॉइंट यहीं पे रह जाएगा A10 0। ये जो है ये हमारा नहीं है, तो a का मान कितना है 10 0। तभी तो मैं देख रहा था कि ये स्केल की मिल क्यों नहीं रहा है, तो मैंने पॉइंट देखने में गड़बड़ कर दी। तो अब देखिए ये तीनों मिल जाएंगे 10 और इनकी जो रेखा है वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन प्राप्त हो जाएगी। ये देखो, और ये किस समीकरण के लिए यहाँ पे आप लिख देना। ये जो समीकरण हमारा है ये है 5x + 7y = 50। समीकरण 1 के लिए हमारी ये रेखा ही है। इसको यहाँ से हटाना होगा, वापस गलत लिख दिया इसको भी। यहाँ क्यों हम पैमाना लिखेंगे ना, तो इस हिसाब से आप ग्राफ बनाना, ताकि आप जब पैमाना लिखो यहाँ पे पैमाना, तो ये समीकरण इस प्रकार से आप लिख देना 5x + 7y = 50, समीकरण 1, ताकि आप यहाँ पे पैमाने की जगह बच जाए। हमको पैमाना भी लिखना होता है ना साथ में, तो ये रहा हमारा। अब देखिए, तो देखो बच्चों यहाँ पे फिर से मैंने पॉइंट देखने में गड़बड़ कर दी। ये 2 -12 नहीं है, ये -2 और 12 है, यानी कि x का मान -2 है और y का मान है वो +12 है। तो ये पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगी, कहाँ पे आएगा, ये आएगा x का मान -2 और y का मान 12, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। और ये पॉइंट कौन सा है, D पॉइंट। D पॉइंट है ये -2 और 12। और फिर अपना अगला E पॉइंट ये है ही 3। तो ये हमने समीकरण 1 के लिए दर्शा दिया। अब समीकरण 2 के लिए देखते हैं। D पॉइंट है, D हमारा पॉइंट है -2 और 12, यानी कि x का मान है -2 और y का मान है 12। तो ये रहा -2 और ये 12, तो ये हमारा आ जाएगा D पॉइंट। यहाँ पे इस कौन सा पॉइंट है, D कितना है, x का मान है -2 और y का मान है कितना 12। और ये हमारा E पॉइंट है ही। ये E और B पॉइंट जो है वो E पॉइंट हमारा कितना है 3 और 5। ए पॉइंट हमारा कितना है 3 5। तो देखिए 3 का मान, ये 3, x का मान 3 और y का मान 5, तो ये 3 और 5 है कि जो हमारा B का पॉइंट है, B और E हमारी कॉमन पॉइंट है 3 और 5। अब हमारा है अगला F पॉइंट 8 और -2, यानी कि x का मान है 8, ये रहा 8 और y का मान है -2, तो ये रहा -2। तो 8 -2 ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा F का मान, 8 -2 F 8 -2। अब तीनों को हम मिला देते हैं। ये बना दिया। और ये हमारी जब पास जो रेखा आई है वो कौन सी है, वो है 7x + 5y = 46। समीकरण नंबर 2 की हमने जो ये रेखा खींची है, और इसमें देखिए रेखा प्रतिच्छेद हो रही है, और प्रतिच्छेद हो रही है तो प्रतिच्छेद रेखाओं का केवल और केवल एक हल, अद्वितीय हल प्राप्त होता है, जो कि हमारे पास कितना है 3 और 5, यानी कि x का मान 3 और y का मान 5 है। चलिए साथ में हम पैमाना भी लिख देते हैं, क्योंकि पैमाना लिखना ज़रूरी होता है। यदि 4 नंबर का राजस्थान बोर्ड में प्रश्न आता है 4 नंबर का, तो उसमें से आधे नंबर का हमारा पैमाना होता है ग्राफ के अंदर, तो पैमाना भी लिखना ज़रूरी होता है। तो पैमाना हम लिख देंगे, पैमाना हमेशा इस साइड लिखना आप,
तो अब देखिए एक्स एक्स, यानी कि एक्स एक्स पे हमने एक बड़ा खाना बराबर है, यानी कि जो एक बड़ा खाना है इसके बराबर हमने कितनी इकाई ली है। तो हमने देखिए पिछली बार 1 2 3 4 इस प्रकार ली थी तो 1 इकाई, अब इस बार 2 4 6 है तो कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, तो एक बड़ा खाना बराबर 2 इकाई। इसी प्रकार वाई एक्स पे, अब देखिए इधर एक्स एक्स में भी 2 इकाई का अंतर है, इधर भी 2 इकाई का अंतर है। यदि इधर अंतर अलग होता है तो हमें वो यहाँ लिखना होता है, इसलिए कोशिश ये करो कि दोनों तरफ जब आप लिखो तो अंतर क्या रहे, सेम रहे। वाई एक्स पे अंतर हमारा एक बड़ा खाना किसके बराबर है, ये भी किसके, 2 इकाई के बराबर है, क्योंकि हमने 2 2 का अंतर दे रखा है तो ये भी 2 इकाई के बराबर। तो ये हमारा पैमाना हो जाता है। और हमारी जो रेखा है प्रतिच्छेद कर रही है किस बिंदु पर कर रही है, बी और ई पॉइंट पे। बी और ई पॉइंट क्या है, कॉमन है, वो जो कितने जिसके निर्देशांक है 3 और 5। तो ये हमारा हल हो जाएगा 3 और 5। और जो x का मान कितना है 3 है और y का मान कितना है 5 है, यानी कि x का मान 3 और y का मान 5। तो हमने किस हिसाब से, हमने पेंसिल की संख्या x मानी थी और कलम की संख्या कलम संख्या नहीं, हमने पेंसिल का मूल्य x रुपये माना था और कलम का मूल्य y रुपये माना था। तो x का मान 3 है, इसका मतलब एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है और एक कलम का मूल्य 5 रुपये है। ये हमारा आंसर मिल जाता है ग्राफ विधि से। इस प्रकार से हमें हल प्राप्त होते हैं। जैसे पिछले में हमने किया था लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3 है, उसी प्रकार से हमें इस प्रकार से ग्राफ की विधि से हल प्राप्त होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो बच्चों ग्राफ पे आपने देखा एक्स और वाई का अपने को वैल्यू पता चली और हमने आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पहला क्वेश्चन है, उसके 2 पार्ट थे वो कंप्लीट हुए। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुपातों A1 A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। जैसे कि अपन ने जो 3.2 उसका बेसिक पढ़ा था, उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप जाके देखिए। तो अनुपात दिए हुए हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2। ये क्या होते हैं, जो हमारे पास जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं 2, उनमें x और y और अचर पद के गुणांक होते हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2। तो इनकी तुलना करके अपने को बताना है। नीचे समीकरण दिए हुए हैं 3 दूसरे क्वेश्चन में, तो उनका तुलना, अनुपातों की तुलना करके हमें बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। मैंने बताया था ना, बिना ग्राफ पे दर्शाए भी हम समीकरण युग्मों को देख कर ही पता लगा सकते हैं कि ये प्रतिच्छेद करेंगे या समपाती होंगे या फिर समांतर। तो वही हमें इस बार करना है। रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं, उनको हमें अनुपातों की तुलना A1 B1 C1 A2 B2 C2 इस अनुपात से तुलना करके हमें पता लगाना है कि ये प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी या समपाती होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पहला पार्ट। दो समीकरण है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। और दूसरी 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, समीकरण 2। अब देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये क्या होते हैं, ये x और y के गुणांक होते हैं। और हमें पता कैसे चलता है कि ये जो गुणांक A1 इनका अनुपात है ना, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, इनका अनुपात जब बराबर या बराबर नहीं होता है उसके हिसाब से हम पता करते हैं कि ये प्रतिच्छेदी है, समांतर अथवा समपाती है। तो वो पिछले वीडियो में बताया गया है, तो आप जाके देख लीजिए। सारों जो चैप्टर 3 है उनके सारे वीडियोज हैं, उनकी लिंक नीचे दी गई है, आप जाके देख लीजिए। देखिए यहाँ पे A1 क्या होता है, पहले समीकरण का A1 पहले समीकरण का x का गुणांक। तो देखिए A1 यहाँ A1 कितना है 5, B1 माइनस 4, C1 अचर पद कितना है 8, A2 कितना है x का गुणांक 7, B2 y का गुणांक 6, C2 अचर पद माइनस 9। यहाँ क्या अनुपातों की तुलना करो, देखो
A1 बट्टा A2 कितना है, A1 बट्टा A2, तो A1 कितना है 5 है और A2 कितना है 7 है। अब देखिए B1 बट्टा B2, B1 बट्टा B2 कितना है -4 और B2 कितना है 6, B1 -4 B2 6। अब देखिए C1 बट्टा C2, C1 कितना है 8, C2 कितना है -9, तो -8 बटा 9। अब देखिए इनमें से तीनों बराबर है क्या, A1 A2 B1 B2 और C1 बटा C2, इनका अनुपात बराबर है, तीनों बराबर नहीं है। ये देखिए अब हम ये दर्शाइए ना, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के और बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। देखिए ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या, आगे वाले से पता है मतलब ही नहीं हमको, ये दोनों जब बराबर नहीं आते ना A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का अनुपात जब बराबर नहीं आता है तो C1 बटा C2 से हमें मतलब नहीं। जब इन दो का अनुपात ही बराबर नहीं है ना तो समझ लो वो रेखा कैसे आएगी, ग्राफ पर जब हम इनको दर्शाएंगे ना तो वो रेखा प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, प्रतिच्छेद। कैसे पता चला, जब A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का जो बराबर नहीं आता है अनुपात, देखिए A1 बटा A2 5 बटा 7 है और B1 बटा B2 -4 बटा 6 है, तो बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, आगे वाला देखना ही नहीं अपन को, C1 बटा C2 ये दो ही बराबर नहीं आ रहे ना, तो इसका मतलब क्या, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। बाकी समांतर और संपाती में ये दोनों पहले बराबर आते हैं, तीनों बराबर आ जाए तो क्या होगा, संपाती, रेखाएं संपाती होगी। और जब ये दो बराबर और ये बराबर नहीं हो C1 बटा C2 तो वो रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। और लेकिन ये दोनों दो में संपाती और समांतर में ये दोनों बराबर होती हैं। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या बची, प्रतिच्छेद बची। ये दोनों बराबर नहीं है तो आगे वाला देखना नहीं है, हम क्या कहेंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म, युग्मों से प्राप्त रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी या प्रतिच्छेद करेगी। ये इसका पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरा पार्ट करते हैं, देखो पार्ट नंबर 2। दूसरा पार्ट है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, समीकरण 1। दूसरा है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, समीकरण 2। इन समीकरणों को देखने पे पता चल रहा है ये दोनों समीकरण समान है। थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, देखिए समीकरण 2 से यदि हम 2 कॉमन लेते हैं, ये y है 6y, समीकरण 2 से यदि हम 2 कॉमन लेंगे, बाहर कॉमन रहते हैं बाहर लेते हैं तो देखिए कितना आता है, समीकरण 2 से जब अपन 2 बाहर लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 9x प्लस, यहाँ पे कितना बचेगा 3y प्लस 24 में से 2 बाहर लेंगे तो कितना बचेगा 12 बराबर 0। ये देखिए अब ये 2 इधर गुना में, इधर किसमें रहेगा भाग में, तो 0 बटा 2 वापस 0 आ जाएगा। तो समीकरण क्या देखिए, ऊपर वाली और नीचे वाली सेम है, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। तो दोनों समीकरण समान है और जब दोनों समीकरण में समान मिल जाए तो उन रेखाओं से कैसा हल प्राप्त होता है, संपाती हल प्राप्त होता है। कैसा, संपाती, यानी कि रेखाएं एक के ऊपर एक आएगी। लेकिन हमें किससे पता, ऐसे पता नहीं लगाना है, यहाँ से यहीं पे नहीं बोलना है, ये तो प्रश्न हमारा क्या होगा, अधूरा हो जाएगा, हमारा हल पूरा नहीं हुआ है। हमें इन अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 इनकी तुलना करके हमें बताना है कि ये संपाती है अथवा नहीं है। वैसे हमें समीकरण देखते ही पता चल रहा है, लेकिन ऐसे हमें नहीं बताना है, लेकिन इतना पता चल गया है कि ये संपाती तो है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में A1 कितना है, यहाँ देखिए A1/A2 और सॉरी A1/B1/C1 ये समीकरण 1 से लेते हैं, A2/B2/C2 ये समीकरण 2 से लेते हैं। जरूरी नहीं आप A1 इसी समीकरण से लो, इसी से भी ले सकते हो, लेकिन जिससे A1 लो उसी से B1 उसी से C1। ऐसा नहीं इससे A1 ले लिया B1 इससे ले लिया C1 इससे ले लिया, ऐसा नहीं लेना। A1 B1 C1 एक ही समीकरण से लेना चाहिए, दोनों में से कौन सी में से ले लो। तो A1 बराबर x का गुणा होता है A1, तो x का गुणा कितना है 9, B1 y का गुणा कितना है 3 C1 अचर पद कितना है 12।
A2, अब समीकरण 2 में आओ, कितना है 18, B2 y का गुणांक कितना है 6, C2 अचर पद कितना है 24। अब देखो A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 निकालते हैं। तो या करके A1 बटा A2 बराबर कितना आएगा, देखो 9 बटा 18, इसको हल करेंगे कितना आएगा 1 बटा 2। आप निकालो B1 बटा B2, 3 बटा 6, B1 कितना है 3, B2 कितना है 6, इसको हल करेंगे तो 1 बटा 2। देखिए 9 एक बार, 18 दो बार, यहाँ पे 3 एक बार, 6 दो बार, और C1 बटा C2, C1 बटा C2 अचर पद, C1 कितना है 12, C2 कितना है 24, तो 12 एक बार और 24 दो बार, तो इसका हल कितना आएगा 1 बटा 2। देखिए A1 बटा A2 भी 1 बटा 2, B1 बटा B2 भी 1 बटा 2, C1 बटा C2 भी 1 बटा 2, तो ये तीनों का जो अनुपात है वो बराबर आ रहा है, यानी कि A1 बटा A2 इसको हल किया कितना आया 1 बटा 2, B1 बटा B2 को सरल किया कितना आया 1 बटा 2, C1 बटा C2 का हल किया कितना आया 1 बटा 2। यानी कि इन तीनों का जो अनुपात आ रहा है हमारे पास वो क्या है, समान आ रहा है। और जब ये तीनों का अनुपात समान आ जाए तो रेखा कैसे होती है, समपाती होती है। कैसे होती है, समपाती। और यदि ये बराबर नहीं है, ये दो बराबर आ जाए, ये बराबर नहीं है, तो रेखा कैसे होती है, समांतर होती है ना। तो अब हम यहाँ पे बोल देंगे, वैसे समीकरण को देखते ही पता चल रहा था, लेकिन हमें ये तुलना करके बतानी थी, तो हम लिखते हैं अतः रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म से प्राप्त रेखाएं समपाती है। ये हमने लिख दिया कि जो हमें जो रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं वो क्या है, उनसे जो हमें प्राप्त रेखाएं प्राप्त होगी ग्राफ पर, वो कैसे आएगी, एक के ऊपर एक आएगी, उनको हल करने पर यही हमें प्राप्त होगा। तो ये हमारा दूसरा पार्ट होगा। अगला पार्ट करते हैं तीसरा। तीसरा पार्ट 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 समीकरण 1, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 समीकरण 2। देखिए इनमें अनुपातों की तुलना करते हैं। यहां पहले A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकाल लेते हैं। A1 x का गुणांक 6, B1 y का गुणांक -3, C1 अचर पद 10, A2 x का गुणांक 2, B2 y का गुणांक -1, C2 अचर पद कितना है 9। अब तुलना कर दो। अतः A1 बटा A2 यानी कि A1 और A2 का अनुपात कितना आएगा, A1 कितना है 6, A2 कितना है 2, हल करेंगे कितना आएगा, 6 में 2 का भाग 3 बार, B1 बटा B2, B1 कितना है -3, B2 कितना है -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 में 1 का भाग कितनी बार चला रहेगा 3, C1 बटा C2, C1 कितना है 10, C2 कितना है 9, 10 बटा 9। देखिए A1 बटा A2 कितना है 3, B1 बटा B2 कितना है 3, तो देखिए यहाँ से क्या जाएगा, A1 बटा A2 बराबर आ रहा है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं आ रहा है C1 बटा C2 के। तो ये शर्त किस में होती है, जब रेखाएं क्या हो, समांतर हो। जब रेखाएं कैसी हो, समांतर, यानी कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 ये दोनों अनुपात समान आ रहे हैं, और ये C1 बटा C2 समान नहीं आ रहा है, तो तब हम क्या कहेंगे कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म से प्राप्त रेखाएं क्या है, समांतर है। तो इनको जब हम हल करेंगे तो इनसे जो रेखाएं प्राप्त होगी ग्राफ पर वो कैसी प्राप्त है, वो समांतर आएगी। और यदि ये A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 तीनों बराबर रहेगी तो रेखाएं समपाती। और ये बराबर नहीं हो, आगे वाले से मतलब नहीं है, जब ये दोनों ही बराबर नहीं होना तो रेखाएं कैसी प्राप्त आएंगी हमारे पास है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो वीडियो भी काफी लंबा हो गया है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।